जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का दी ऑफिसर्स गैलरी के एक न्यू एपिसोड में। आई एम मुरारी झा। आई हैव क्लियर्ड यूपीएससी एनडीए एग्जाम ट्वाइस, यूपीएससी सीडीएस एग्जाम 6 times, एफकेट एग्जाम 6 times, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 4 times, एंड ऑल्सो क्लियर्ड IBACIO एग्जाम एंड यूपीएससी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। 41 क्वेश्चन करते हैं, चलिए आइए। एक सर्कल है आपका जो ए बी डायमीटर से बनाया गया है। एक सी पॉइंट है, उसके बीच में बाइसेक्ट कर रहा है और दो सर्कल और ड्रॉ हो जा रहा है और एक सर्कल है बोलना है कि दोनों को टच करके बनाया गया है। तो आपका जो एक बिग सर्कल है, इसका नाम है S1, इसका नाम है आपका S2 और इसका नाम जो है आपका S3 और इसका नाम बोल दिए S। इसका जो रेडियस है वो ना स्मॉल आ रहा है और ये जो मेरा है इसका बोल रहा है ये कैपिटल आ रहा है। तो बोल रहा है कि कैपिटल आर स्मॉल आर में क्या रिलेशन है वो बताने की। तो मैंने इसको दोनों को मिलाया और एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। ये मेरा इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये आर है और ये मेरा स्मॉल आर है। ये आर है और ये भी आर है, तो ये भी मेरा क्या होगा 2r हो जाएगा। इस हिसाब से मैं एक पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करूँ तो मेरा हो जाएगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू ये लेंथ जो क्या होगा 2r माइनस का स्मॉल आर होल स्क्वायर, 2r माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। सिंपली आप इसको एक्सपैंड कीजिए तो आर स्क्वायर हो गया 2 स्मॉल आर, इस तरह से आएगा प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस 4r कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा और जो मेरा यहाँ पे जो 4r है इधर इसको करते हैं तो ये भी यहाँ पे मेरा कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यहाँ पे इधर आने से 6 कैपिटल स्मॉल आर इज इक्वल टू किया 4r स्क्वायर। में आर नॉन जीरो टर्म है, आर नॉन जीरो वैल्यू है, तो इसलिए हमको नॉन जीरो टर्म को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ से 6r हो जाएगा इक्वल टू 4r। तो इसको बोलते हैं कि 3r इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर। तो ये मेरा डी ऑप्शन हो जाएगा इस हिसाब से। फर्दर यदि इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे जो 42 क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एम जो है एरिया है सर्कल एस का, एन जो है एरिया है सेमी सर्कल S1 का। तो बोलना है कि एम और एन में रिलेशन बताना है। जो यहाँ पे मेरा था जो सर्कल बना था इस तरीकों से, ये जो कैपिटल आर था और जो मेरा एक ये S1 था, ये S2 था और ये जो S3 था और ये S था मेरा। तो एम जो एरिया है स्मॉल एम जो इसका एरिया है और एन जो है सेमी सर्कल S1 का एरिया है, इसका एरिया बात कर कंप्लीट का। तो बोलना है एम और एन में रिलेशन निकालना। तो यदि बात करें हम कि ये जो है इन दोनों का रेडियस का रेशियो, तो रेडियस है इसका 4r की मैं बात करूं, किसका S1 का, मतलब इसका जो डायमीटर है आपका 4r है। S1 का जो रेडियस हो गया वो 2r हो जाएगा और जो मेरा S है
उसका जो रेडियस है वो मेरा स्मॉल आर है। हम लोग ये जो रिलेशन फाइंड आउट कर चुके हैं, आर और आर में क्या रिलेशन है, स्मॉल आर कैपिटल आर में। इसका जो एरिया बता रहा है S1 का वो n है और जो S का एरिया है वो m है। तो हम लोग लिखते हैं इस तरह से कि m बाई जो n हो गया, m है मेरा s का, स्मॉल s का, जो कि गया पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर ही रखते हैं। और यहाँ भी क्या होगा, पाई, इन दो यहाँ पे रखें। इसका रेडियस जो है n वाले का, मतलब एक कंप्लीट का S1 का, बड़े वाले का ये बनेगा, उसका हो गया पाई 2r स्क्वायर। बट क्यों, इसका रेडियस क्यों होगा बाई 2, क्योंकि ये सेमी सर्कल है इसका एरिया, इसीलिए। तो पाई पे कैंसिल हो गया। यदि मैं इसको 2 भेजूं ऊपर, 2r बाय 4r स्क्वायर हो गया, कट के यहाँ पे 2 आएगा। तो फाइनली इसको आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर हो गया। हमने यदि यहाँ से निकालने कि r बाय r का रेशियो कितना होगा, 2/3 हो जाता है। तो यहाँ पे पुट करने का प्रयास करें कि 1/2 तो है ही, और r/2/3 का जो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 बाय क्या होगा यहाँ पे 18, जो काटे तो 2/9 हो जाएगा। इसको हम लोग इसे कंपेयर करें तो क्या हो गया, 9 इंटू एम 9m 2n, जो मेरा हो गया ऑप्शन ए। इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें और कोई तरीका नहीं है। आपको नॉर्मल प्रोसेस से ही करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को भी। चलिए आगे चलते हैं। ये जो 43 क्वेश्चन है आपको देखना है, इन सब क्वेश्चंस को आपको प्रोसेस ही करना पड़ेगा, इसका कोई और समाधान नहीं है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे x और a भी आ रहा है, जब एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और ए भी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे ए भी आ रहा है। नीचे में क्या है, देखिए नीचे में एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एम स्क्वायर ए भी आ रहा है। यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर और एम स्क्वायर ए भी आ रहा है। इसके मीनिंग है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई पे कुछ होगा। तो सिंपल ये हो जा रहा है कि यदि मैं इसको एक्स प्लस जो ए है और एक्स प्लस बी है, उसके नीचे मैंने एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी को लेके आया, और उसी तरह से मैंने इसको भेज दिया, मैंने इसको भेज दिया ऊपर की तरफ, तो x प्लस एम ए और x प्लस एम बी आ गया। यहाँ पे भी x माइनस एम ए और x माइनस एम बी आ जाता है। इसको हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करेंगे, तो फिर वहीं पे क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। इस केस में आपको लिखने टाइम में सजा के लिखना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे फिर ए एक्स आएगा और फिर यहाँ पे बी एक्स आएगा। तो मैंने एक्स कॉमन लेके ए प्लस बी लिख रहा हूँ और फिर बी स्क्वायर लिख रहा हूँ। इसको और सही तरीके से लिखने का प्रयास करें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए बी को एक साथ रख रहे हैं, क्यों, मैं कुछ दिख रहा हूँ यहाँ से इसीलिए। और जो मेरा एक टर्म आएगा एक्स ए प्लस बी, उसको मैं रख दिया अलग से। फिर यहाँ भी वही आएगा एक्स स्क्वायर क्या प्लस ए बी, यहाँ पे टर्म प्लस आएगा, यहाँ पे टर्म माइनस आ जाएगा। यहाँ भी वही आएगा एक्स स्क्वायर क्या प्लस, यहाँ पे एम स्क्वायर ए बी आएगा और यहाँ पे एक्स एम ए प्लस बी आएगा। सिग्नल इसको आगे करें उसी तरह से, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस
एम स्क्वायर ए बी माइनस ऑफ एक्स एम ए प्लस बी। मैंने इस पर एक्सपैंड कर दिया और यहाँ पे अभी मैं कॉम्पोनेंट डिपेंडेंट लगाऊंगा, तो एक पार्ट तो ये बार कैंसिल हो जाएगा और एक बार ये बार कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हम लोग ये लिख पाएंगे डायरेक्टली कि जो 2x² है कॉम्पोनेंटो करने से ये बन जाएगा, और नीचे में फिर डिविडेंडो करेंगे तो क्या होगा, कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, तो बन जाएगा मेरा 2x ए बी। ए प्लस बी, तो यहाँ भी वही करेंगे तो क्या होगा, मेरा एक बार ये पार्ट कट जाएगा, एक बार ये पार्ट कट जाएगा, इस तरह 2x² एम स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसको डिविडेंडो करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2x एम ए प्लस बी आएगा। तो यहाँ पे 2x ए बी जो है, और इसको हम लोग कैंसिल आउट कर दें और 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा मेरा x² जो है ए बी, और ये पार्ट जो नीचे ले आए x² माइनस x² प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए बी फिर 1/m बच गया, जो मेरा हो गया ऑप्शन डी। आपको इसी प्रोसेस से ही करना पड़ेगा। यदि आप एक तरीके से इसको करने का प्रयास करें तो मैं आपको दिखाता हूँ, यदि आप करने का चाहे तो देखिए, मैं इसको ना इक्वल टू इक्वल लाने का प्रयास करूंगा। अभी इक्वल कब आएगा देखते हैं, जब मैं ए का वैल्यू ना, मैं क्या कर रहा हूँ कि ए का वैल्यू जो टोट कंप्लीटली मैं इसको ले रहा हूँ 1। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अभी को समझ में आया आपको। मैंने इसको लिया 1, इसको भी लिया 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, और एक्स को ले लिया 0। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो -1 आएगा +1 हो जाएगा, यहाँ भी वो केस बन पा रहा है। यदि मैंने x को 0 रखा यहाँ पे तो यहाँ भी वो सब केस हो जाएगा, और m का वैल्यू यदि कुछ भी ले, जनरली यदि यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी 1 रखने से प्लस एम स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी प्लस एम स्क्वायर बनेगा। तो देख पा रहे हैं कि मैंने इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ए बी का वैल्यू 1 लिया और एम का वैल्यू भी कुछ भी नहीं सकता हूँ, तो मैंने इसका भी वैल्यू 1 2 कुछ भी पकड़ लिया। तो इससे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यदि मैं इसका वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा मेरा, ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी क्या होगा मेरा, ए बी में 1 आ गया, तो टोटल वैल्यू जो बच गया ये मेरा इसी पे डिपेंडेंट है। तो एम का जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है वो यहाँ पे आप इस हिसाब से ये पार्ट को, ये ऑप्शंस को और ये ऑप्शंस को इससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बट फर्दर आप इससे आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एम का वैल्यू पे डिपेंड करता है कि एम का वैल्यू 1 लेने से कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगा। एम का वैल्यू जो यहाँ पे इस ऑप्शन को जो है आप इसको इसको एलिमिनेट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये एम के वैल्यू पे डिपेंड करता है। बट आप इससे भी तभी भी ये 2 ऑप्शंस को हटा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ऊपर में जो आंसर आया था मेरा, इसका वैल्यू जो आ गया था मेरा 1/m के बराबर, इसको आगे लेके चले यदि मतलब एक्स स्क्वायर जो है प्लस ए बी बाई एक्स स्क्वायर जो है फिर एम स्क्वायर ए बी 1/m कर दें, तो मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर हो गया, एम और ए बी एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए बी। मैंने इसको इधर इधर लेके आ गया तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालने बोला है,
तो m-1 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे यदि मैं MAB कॉमन ले लूँ इसको उधर लेके जाने के बाद इस साइड, तो बचेगा मेरा m-1 यहाँ भी आ जाएगा। तो ये पार्ट जो है और ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू MAB, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर MAB हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं। यदि आपको ये सब प्रोसेस समझ में आ रहा होगा तो आप इसे आगे भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को साथ, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि इसे डिफिकल्ट पेपर को भी कैसे अटेम्प्ट करना है। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं, ये आपको थोड़ा भी से बेनिफिट मिलना है। चलिए आगे चलते हैं। बोला कि जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल है एक हाउस का, वो दो पे टर्म पे डिपेंड करता है। एक तो है प्रोपोर्शनल है रूम के नंबर के, दूसरे जो है प्रोपोर्शनल है यूनिट की कंज्यूम्ड कितना हो। तो यदि मैं ऐसा लिखूँ कि टी जो है टोटल, इस पर डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ रूम कितना है आर, और कितना यूनिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टोटल जो है वो इस पर डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और टोटल जो है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कितना यूनिट कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे कि टी जो होगा, एक कांस्टेंट देते हैं K1 और R, यहाँ पर T2 जो होगा इस हिसाब से, T जो होगा को लेते हैं K2 और यहाँ लेते हैं U है। तो जो कंप्लीट होगा T कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2, K1 प्लस R जो है T1 ले लीजिए, T1 T2 ले लीजिए। तो T1 प्लस T2 ही क्या कंप्लीट मेरा बिन है। तो K2 जो है U ले लिए, और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दिया हुआ है। 400 होने से मंथली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है 400 होने से मेरा जो है 8 रूम का जो है K1 और R जो रूम का नंबर है, तो 8 इसको मैं आगे लिखता हूँ, तो 8 K हो गया। और K2 जो है इस केस में 240 यूनिट लगता है, 240 यूनिट U है, तो मैं K2 आ गया यहाँ। सेकंड कंडीशन बोला कि 320 रुपया 320 रुपीज़ लगता है जब उसका 6 रूम है और 200 यूनिट्स का इलेक्ट्रिसिटी खत्म होता है। कुछ नहीं, आप इसको सॉल्व करना है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो K1 का जो वैल्यू, K2 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 1, और जो K1 का वैल्यू आ जाएगा आपका 20। तो आप इसको फिर यहाँ पुट कीजिएगा, तो इससे मेरा यह आ जाएगा कि T जो आएगा मेरा 20 R प्लस क्या U आ जाएगा। क्वेश्चन ये बोला गया है कि यदि M रूम है और N यूनिट्स होता कंज्यूम, तो कितना मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आता। तो M यूनिट्स है, M रूम है, तो M रूम है इसका मतलब क्या है, इसके यहाँ पे M आ जाएगा, और कितना N यूनिट कंज्यूम, यूनिट ये N यूनिट कंज्यूम हो गया, तो कितना मेरा आ गया, देख सकते हैं 20 M प्लस N, जो मेरा आंसर बी है। 45 का जो आंसर आपका हो गया वो बी, सिंपल दिख रहा है। यदि आगे चले, टोटल बिल हो कितना हो गया 20, रूम का नंबर प्लस यूनिट। तो बोला यदि 7 रूम होता प्लस 300 यूनिट लगता खर्चा, तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता। सिंपल है, 140 प्लस 300 तो 440, बी आंसर हो जाएगा। 8 रूम का नंबर है, यू जो आपका यूनिट है जितना खर्च हुआ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए आगे जानते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है आपको नॉर्मल तरीके से ही करना होगा,
47 जो है आपका, फिर जो आपका 48 नंबर जो हो गया आपका, सभी एक ही पैटर्न बेस है। आप इसे जानते हुए करना, नॉर्मल तरीके से ही करना होगा। इसमें आपको इसका मिड वैल्यू पकड़ लीजिए, इसका मिड, सबका मिड पकड़ लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे आप निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, ऐसे सिंपल निकालना है। यहाँ से आपका के का वैल्यू आ जाएगा क्योंकि एवरेज दिया हुआ है। और जब के का वैल्यू आ जाएगा तो आपको मीडियन निकालना होता है। इस दोनों का आप आराम से कर सकते हैं, नॉर्मल प्रोसेस ही करना है, इसीलिए मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ कि नॉर्मल प्रोसेस तो आप भी कर ही सकते हैं। तो इस तरह से आप ये कीजिएगा 47 और 48 नंबर का। तो करने के बाद आपको 47 का आ जाएगा आपका सी, और जो 48 कीजिएगा तो उसका आंसर आ जाता है मेरा बी। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि इसमें आपको समझने का थोड़ा ध्यान देना आपको कि यहाँ पे बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे ए बी सी क्या रियल एंड डिस्टिंक्ट नंबर है, ये ध्यान रखना। तुम्हारे रूट्स क्या होगा, तो आप देख के मार सकते हैं कि ये आंसर होगा। कैसे बताता हूँ मैं आपको। सिंपल जो ये बोल रहे हैं उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं ए बी सी को मैंने वैल्यू लेता हूँ 1 2 3, डिस्टिंक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, रियल भी है। पुट कर देते हैं, यहाँ पे आएगा 6x² माइनस 2 और 4, 6x प्लस कितना 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा 6x², 6 कॉमन ले लें तो x माइनस आपको 1 बच जाए इक्वल टू 0। तो या तो x यहाँ पे 0 आ जाएगा, या तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आप जब वैल्यू 1 2 3 ABC का पकड़ रहे हैं तो वैल्यू आ जा रहा है 0 1। तो एक तो वैल्यू आपको 1 यहाँ पे है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, तो ये आपका ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाता। चेक करते हैं इन सब में। तो जब मेरा बोल रहा है कि सेकंड जो रूट होगा, मेरा यहाँ पे 0 आया है, इनका चेक करते हैं कि इस हिसाब से क्या होता है। ए जो हो गया ए प्लस बी 1 प्लस 2 3 हो गया, और माइनस सी जो है 3, ए प्लस बी कुछ भी हो तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो 0 बाई एनी नंबर इज इक्वल टू 0 होता है। तो मेरे हिसाब से भी जो एक रूट होना चाहिए ये 0 होना चाहिए, इस हिसाब से मेरा ये आंसर हो जाएगा। आप सेकंड भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 1 माइनस 2 प्लस 3 जब करेंगे तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, नीचे में सब प्लस ही है, तो 4 माइनस 2 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ना कोई वैल्यू आएगा, बट मेरे हिसाब से 0 आना चाहिए था। 0 आपका एक ही ऑप्शन हमारा जो 1 है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। सेकंड आप ये ध्यान रखिएगा कि जब इन सब जो ये जो है ना यहाँ पे ये टर्म है, मैं इसको लिख रहा हूँ इस तरह से, ax² माइनस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। यदि a एक्स वाई जो यहाँ पे सभी जो कोफिशिएंट है पूरा नंबर, तो इन सभी का सम, इन सभी का सम, इसका इसका और इस टर्म का जब सम यदि 0 आता है तो एक रूट होगा 1, दूसरा रूट होगा c बाई ए। यदि इसी केस को ऐसा पकड़े कि यदि सिंपल नहीं बोलने कि x² है, bx प्लस सी लिखते हैं सिंपल भाषा में ही। यदि a प्लस बी प्लस सी, आपको ध्यान रखना है, 0 आता है तो एक रूट होगा 1, दूसरा रूट होगा c बाई ए। यहाँ भी वही केस है, a प्लस बी जो है प्लस सी, इसको पूरा सभी को सम कर दें तो यहाँ पे आपको देखें 2a आएगा, और यहाँ पे आपका 2a माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2b आएगा और 2b यहाँ भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक सी और एक सी माइनस हो जाएगा, मतलब जो है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी जो है 0 आ जाएगा, तो 1 और c बाई ए होगा। तो इस हिसाब से 1 तो एक हो ही गया, जो c बाई ए, जो आपका ये आंसर। सिमिलरली यदि आपको ये देखना है, यदि यहाँ पे माइनस होता तो a माइनस, मतलब जो भी होगा यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी होता,
तब 0 होता, तो एक ऑप्शन होता 1, दूसरा होता -c/a। तो ये ध्यान रखना आपको। a प्लस b प्लस c जो होगा 0 हो जाएगा, तो बोलेंगे 1/c/a। यदि a माइनस b प्लस c हो गया तो होगा 1 और -c/a, ये दो रूट होता है। ध्यान रखना, कभी कभी स्टेटमेंट डायरेक्टली आता है ये क्वेश्चन इक्वेशन बेस्ड। फिर क्वेश्चन नीचे जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि वन ऑफ द रूट जो इक्वेशन का है, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज ऑलवेज लेस देन 0 इफ ए बी सी आर नॉट पॉजिटिव। तो एक रूट जो है इक्वेशन का एक से कम होगा जो ए बी सी होगा जब पॉजिटिव होगा। हम अभी देखे थे 1 2 3 लिए थे सिंपल भाषा में, तो मेरा एक आधा 0 आ गया था, तीनों पॉजिटिव है और नॉट पॉजिटिव, तो एक रूट आ गया 0, एक रूट आया था 1। तो एक रूट बोल रहा है कि एक लेस देन 1 होगा ऑलवेज, तो सही है। यहाँ भी देख सकते हैं आप इस ऑप्शन में भी एक रूट तो 1 है, तो ये तो सही है। We would like one of the root of the equation is always negative if a b c are all negative। सपोज कीजिए यहाँ पे सभी नेगेटिव, एक रूट तो 1 है ही, यहाँ पे a b c सभी नेगेटिव है, तो ऊपर में भी नेगेटिव कॉमन आएगा, नीचे भी नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो अभी भी तो आंसर वही रहेगा। तो इससे आपका नेगेटिव और पॉजिटिव होने से इसका वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यदि सभी नेगेटिव हो जाएगा ABC तो यहाँ पे नेगेटिव कॉमन आ जाएगा बाहर, यहाँ पे नेगेटिव कॉमन आ जाएगा बाहर, दोनों माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी जो मेरा वैल्यू है वो एक रूट यहीं आएगा जो कि पॉजिटिव ही रहेगा, हाँ 1 से लेस देन रहेगा हमेशा। तो ये बोलना है कि यदि तीनों नेगेटिव होने से मेरा जो सभी रूट है नेगेटिव आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये ऑप्शन जो है गलत है, ये आंसर सही है, ओनली वन आंसर हो। यदि आगे चले तो देखिए क्वेश्चंस का 51 नंबर में बोल रहा है कि रेडियस जो है स्फीयर का पासिंग थ्रू द कॉर्नर ऑफ द क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है उसका एज है, उसको एज से पास हो रहा है आपका एक स्फीयर, समझ रहे होंगे आप किस तरीके से, इस तरीके से कुछ 3D फिगर है। तो जब 3D फिगर होगा तो बोलना है कि क्यूबॉइड का रेडियस पूछ रहा है, ये आपको स्फीयर का रेडियस पूछ रहा है। स्फीयर का रेडियस जो होगा ये आपका क्यूबॉइड का डायगोनल्स का हाफ होगा हाफ। सिंपल डायगोनल्स निकालते क्या होता है 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो आप इसको फाइंड आउट कीजिएगा, सिंपल है। यहाँ पे 64 आएगा और यहाँ पे आपका 144 आएगा, 576 यहाँ पे आ जाएगा, कीजिएगा आप। $74 आएगा जो आपका 28 का आपका रेडियस मतलब स्क्वायर रूट है। तो रेडियस पूछा है स्फीयर का, तो हो जाएगा मेरा 14। ध्यान रखना है 28 नहीं, क्योंकि ये मेरा रेडियस है, ये डायमीटर है, ये मेरा कंप्लीट डायगोनल्स है, तो ये मेरा क्या है डायमीटर है, हमें रेडियस पूछा है, तो मेरा हो गया 14। 51 का जो आंसर आपका हो जाएगा बी। सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। तो एक जो आपका लैंप है उसका जो टॉप है ना एंड बॉटम एंड जो है वो जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, तो लैंप होता ही आप जानते होंगे कुछ इस तरह का होता है, जिसको फ्रस्टम बोलते हैं, उस तरह का लैंप है। इसका जो ये सर्कमफ्रेंस है वो 30 है और ये 40 है सर्कमफ्रेंस। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों का वो क्या है 6 है। तो ये क्या जो इसका डिस्टेंस है, इसका रेडियस का बात करें दोनों का बीच में पॉइंट का सेंटर से, तो मेरा क्या 6 सेंटीमीटर बोला है। तो बोला कि यदि कोण का कंप्लीट कर दिया जाए, इसको आगे यदि बढ़ा के कंप्लीट कर दिया जाए, तो बोला है कि
जो फार एंड है, जो वर्टेक्स होगा वो अपने बेस से कितना डिस्टेंस पे होगा। तो सिंपल ही बात है, हम कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि जो 40 है और ये जो 30 है वो उसका सरकमफ्रेंस है। तो एक सरकमफ्रेंस जो एक लेंथ कंपोनेंट होता है, एक लेंथ कंपोनेंट है। अब जानते हैं कि जो सरकमफ्रेंस इसका जो कोण है वो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है वो सिमिलर ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होता है। तो इसका जो सरकमफ्रेंस का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, मेरा हाइट का रेशियो के बराबर होगा दोनों का। तो जो दोनों का सरकमफ्रेंस का रेशियो है, एक का 30 मानता हूँ जो दिया हुआ है और दूसरे का 40 है। इस लेंथ को मैं मानता हूँ x और इस लेंथ को मानता हूँ मैं, चलिए यहाँ पे तो 6 दिया ही हुआ है इन दोनों के बीच में लेंथ। तो इसको मान, तो इसका जो हाइट हो गया मेरा x हो गया और कंप्लीट हाइट जो हो गया मेरा वो x/6 हो गया। 0 0 कैंसिल, 3x प्लस 18 इज इक्वल टू क्या 4x। तो x इक्वल टू क्या हो गया मेरा 18। तो जो 52 है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि 52 का जो आंसर होएगा मेरा वो बी आ जा रहा है। तो टॉप एंड है इसका, बोलना है क्वेश्चन बोल रहा है जो टॉप एंड है, टॉप एंड से इसका जो वर्टेक्स है वो कितना डिस्टेंस पे है, जो मेरा एक्स डिस्टेंस पे था। तो यहाँ मेरा एक्स का वैल्यू 18 आ गया, तो मेरा इस तरह से आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से एक है। आपको लग रहा होगा कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट कर नहीं होंगे, बट आप इस क्वेश्चन को करके दिखाइए तो समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे बोला क्वेश्चन में जो है, इसमें क्वेश्चंस तो इजी है बट जिस तरीके से ये डिजाइन किया गया क्वेश्चंस वो एक इसको डिफिकल्ट साइड में बना देता है। तो बोला गया है कि जो सम ऑफ मनी है उसको 20% इंटरेस्ट रेट से कंपाउंड करते हैं एनुअली। तो बोला कितने टाइम्स में, कितने ईयर्स में वो 100 टाइम्स हो जाएगा। nth का बोल रहा है वो लिस्ट वैल्यू बताने के लिए। सिंपल है, इसको यदि ऐसे लिखे कि जो 100 टाइम्स हो जाएगा इसका मीनिंग क्या है, p का 100 हो जाएगा। कि यदि मैं मान लूँ कि प्रिंसिपल था मेरा तो 100 टाइम्स कौन का p हो गया मेरा 1 प्लस, यदि r है मेरा 20%, तो 20/100 इस तरह सिंपल करूँ तो मेरा n हो जाएगा, जिसको मैं यदि फर्दर लिखने का प्रयास करूँ तो p होगा ही। यहाँ p कैंसिल कर दे तो मेरा बोले तो मेरा 100 हो जाएगा। यहाँ मेरा हो गया मेरा 2n/10 का पावर में n। क्वेश्चन यहाँ से डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि इसके बाद कैसे निकालना है वो यहाँ पे कुछ दिया गया है, गिवन है। आपको यहाँ पर इसका यूज करना पड़ेगा। इसको मैं लिखता हूँ कि 10 का पावर 2 है और ये जो है 12/10 है, इसको पावर n है। तो मैं log को बोथ साइड लेता हूँ तो यहाँ पे 10 का पावर 2 हो गया। यहाँ पे log लेने से क्या होगा, n आगे आ जाएगा और log जो मेरा 12 है इसको लिखते हैं log 12/10 को लिख सकते हैं log 12/-10 लिख सकते हैं इस तरह से। प्रॉपर्टी ही आपको पता होगा, 2 आगे आ जाएगा यहाँ पे और log जो है 10 तो है ही यहाँ पे है और यहाँ पे log 12 को लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग log 2 2 ज़ा 4 इंटू 3। यहाँ पे तो बना जाएगा log 10/10। इसको यदि फर्दर करें तो कितना आएगा आपको log 2। अब इसको यदि ब्रेक डाउन करें तो कितना होगा log 2, पता है log जब प्रोडक्ट में होता है तो प्लस लिखते हैं उसको। इसको मैं ब्रेक डाउन किया और
फर्दर यहाँ पे 2 आगे आएगा और यहाँ पे हो गया log2 प्लस log3 माइनस 1। इसको यदि फर्दर मैं करने का प्रयास करूँ यहाँ पे तो क्या हो गया मेरा n इज इक्वल n हो गया 2 log2 का जो वैल्यू दिया हुआ है मेरा 0.301 प्लस log3 का वैल्यू दिया हुआ 0.477 माइनस 1। इसको यदि फर्दर करेंगे तो कितना आया था, बन के आया था मेरा यहाँ पे log2 log10 तो है ही, जो log10 जानते हैं क्या 1 हो जाता है, तो 2 इज इक्वल टू कितना हो गया n, यहाँ पे तो मेरा 0.602 हो जाएगा, यहाँ पर 0.477 है ही माइनस 1। इसको फर्दर कीजिएगा, यहाँ पे मैं करता हूँ तो क्या होगा मेरा जो 2 हो जाएगा मेरा वो 0.079 n के इक्वल हो जाएगा। तो n निकालेंगे तो क्या होगा मेरा 2/0.079। इसको यदि आप फर्दर कीजिएगा तो आंसर आता है n का वैल्यू जो बन के आ जाएगा वो आएगा पर 25.32। मतलब जब ये 25 ईयर्स और 32 पॉइंट जो है इतना और ईयर्स बढ़ेगा तो मेरा 100 को टच कर जाएगा। बट हमको बोलना है कि जब हम लोग 25 ईयर्स में हो गए तो 100 टच नहीं होगा। जब 32.32 जो है और ईयर्स बढ़ा तभी 100 टच हुआ। इसका मीनिंग क्या है कि जो 26 ईयर होगा उसमें मेरा 100 पार कर जाएगा। एक कंप्लीट ईयर की बात करें 25 में मेरा 100 टच नहीं किया रहेगा, 26 में मेरा पार कर जाएगा। हमको आंसर जो है मेरा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख रहे हैं, इजी क्वेश्चन है बट इसको इस तरह डिफिकल्ट बनाया गया है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आता होगा बट आप कभी भी ऐसा प्रिपरेशन करके चलते हैं कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट आता है और एग्जाम में इसको करके चले जाएंगे, और जो क्वेश्चन पेपर यदि मैं यदि कंपाउंड इंटरेस्ट करके गया हूँ और यहीं करके आऊँगा, इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं कि कभी आपका पेपर जो है हार्ड आ जाए, कभी कभी ईजी आ जाए, तो चूज नहीं कर पाए किसको करना किसको नहीं करना। इसलिए आपको सारे चैप्टर्स को ही करके जाना चाहिए। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें बोलना है कि इस तरह से कट करते हैं तब उसको एक रेगुलर हेक्सागन बनाया जाए। तो मैंने इसको इस तरह से कट किया, एक रेगुलर हेक्सागन ये बन गया। इसका मीनिंग यदि ए होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। एक्चुअली ये जो ए होगा तब ये होगा। रेगुलर हेक्सागन होने का मीनिंग क्या है, सभी साइड इक्वल है। ये कंप्लीट एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यदि ए है और ये भी ए था, ये ए होगा फिर ये भी ए होगा, क्योंकि हम लोग सेम लेंथ बना रहे हैं। ये भी लेंथ सेम होगा, ये भी लेंथ सेम होगा। इसका मीनिंग यदि ए है ये है तो ये ए होने से ये भी ए हो जाएगा। तो बोलने का मीनिंग ये है कि इसको हम यदि फर्दर इसी को यदि मैं और क्लासीफाई कर दूं 6 पार्ट्स में विथ सेम बेस ए, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह का जो ट्रायंगल है यहाँ पे 6 और फॉर्म कर जाएगा। हेक्सागन बनने के कारण, सिमेट्रिसिटी होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे यदि इसका एरिया मैं मानता हूँ, सपोज करते हैं कि इसका एरिया मानता हूँ मैं P है, तो सभी का P हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एरिया हो गया मेरा 6P हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे 3P है ही। तो जो बोला कि जो रेशियो है बताने के लिए ट्रायंगल कंपोनेंट का वो 9P हो जाएगा यहाँ पे, और जो हेक्सागन का एरिया हो जाएगा वो क्या होगा मेरा 6P हो जाएगा। तो P कैंसिल हो गया, 3:2 हो जाएगा। देख रहे हैं, सिंपल है। आपका बी हो जाएगा आंसर 54 का। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया था कि उसको मैंने इस तरह से डिवाइड किया ताकि इजली मेरा हेक्सागन बन जा रहा है, और इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ कि ये जो है इस तरह से मेरा बन जाएगा 6 मिनट्स अंदर में।
इस तरीके से। और 3 प्लेट्स और बार भी है उसी तरह का, 9 प्लेट हो गया ये, और ये 6 प्लेट हो गया, तो 9:3, 3:2 हो गई। 54 है, यहाँ बोला गया है कि 2 सर्कल है, स्मॉल एक लार्ज, दोनों का जो सेम आर्क है, तो देख पा रहे हैं यदि सेम लेंथ का आर्क है तो स्मॉलर सर्कल में ये जो एंगल होता है, सेंट्रल एंगल है वो जो बड़ा होता है, और इसमें जो होता है सेम आर्क में ग्रेट सर्कल का जो होता है सेंट्रल एंगल छोटा होता है। इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि जो थीटा होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अभी देख सकते हैं कि यदि इसका सेंट्रल एंगल छोटा है उसका रेडियस बड़ा है। जो थीटा यहाँ पे सेंट्रल एंगल बड़ा है सेम आर्क में, सेम आर्क की बात कर रहा हूँ मैं, बाय एंड लार्ज मैं सेम आर्क का लेंथ को लेने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं विजुअलाइज करके कि एंगल बड़ा है तो ये छोटा हो गया। वो होता है जो एंगल होगा वो क्या होगा, रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि मैं इसको इस ट्रायंगल को, इस सर्कल को मैं मानूं कि ये C1 है, इसको बोला गया कि C1 जो है इसका C1 बनाता है 60, तो ये कम है तो इसको मैं C1 रखता हूँ, इसको C2 रखता हूँ। तो जो C1 और C2 का रेशियो है, इसके लिए यदि R1 होगा और इसके लिए R2 होगा, तो बताइए यहाँ पे R2/R1 आ जाएगा। तो यहाँ पे θ1 इसका जो ट्रायंगल है इसका θ1 रखूं, C1 का जो थीटा है उसको θ1 रख दूं, इसको θ2 रख दूं, तो ये जो है थीटा जो है वो रेडियस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप इसको, थीटा जितना छोटा रेडियस उतना बड़ा, थीटा जितना बड़ा रेडियस उतना छोटा, सेम आर्क में। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने से ये हो जाएगा कि जो मेरा रेडियस है उसका रेशियो क्या होगा, थीटा का भी रेशियो, थीटा का ही रेशियो हो जाएगा। थीटा की यहाँ रेशियो यदि मैं लिखूँ कि R2/R1 लिखूँ, यहाँ पे तो R2/R1 आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। थीटा जो है यहाँ पे फर्स्ट का वो 60 है, सेकंड का 75 है, तो 4/5 आ गया। वो निकालना है क्या, R1 R2 रेशियो निकालना है, तो R1 R2 जस्ट बना सकते हैं कि R1 R2 कितना होगा, 5:4 हो जाएगा, जस्ट रिवर्स। सिंपल इसमें क्वेश्चन है कि जो थीटा हो जा रहा है वो रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, तो 60 का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा रेडियस के लिए वो दोनों 75 रेशियो 60 हो जाएगा, जो कि हमें कट के आ जाएगा 5:4। चलिए आगे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया है कि जो ट्रायंगल है ए बी, इसका 41 साइज है, लेंथ है इसका, ए बी जो है 41 है, बी सी हो गया मेरा 28 और सी हो गया 15, डी ई एफ जो है ए बी, डी ई एफ जो है ए बी सी, ए सी का मिड पॉइंट है। तो उन्हें एरिया निकालनी है, एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। आप जानते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम जो है उसके हिसाब से बताया, उस हिसाब से ये होता है कि दो साइड का जो मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होता है। तो इस हिसाब से ये 41/2 हो जाएगा। इसका बात करूं तो ये इसका हाफ ना 14 हो जाएगा। इसका बात करूं ये दोनों का मिड पॉइंट है तो यहाँ पे 15/2 हो जाएगा। जब इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो इसलिए फाइंड आउट कर पाइएगा कि जो मेरा डी एफ है वो हो गया मेरा 14, जो मेरा डी ई हो गया यहाँ से 7.5,
और जो EF हो गया 20.5। सिंपल निकाल लीजिए, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं एस। सभी को सम कर दीजिए, बाय 2 कीजिएगा तो 21 आ जा रहा है। जब इसको आप निकालेंगे एरिया तो क्या होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस से जानते हैं आप, तो 21 इधर आ गया, 21 माइनस 14 हो गया आपका 7। फिर आपका 21 माइनस जो है आपका 7.5 जो है वो आ गया आपका 13.5, और जो आपका 21 माइनस जो 20.5 है वो आ गया मेरा 0.5। फर्दर सॉल्व कीजिए तो इतना आपका बन जाएगा। सिंपल मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आप इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं बहुत तरीकों से। इसलिए इतना आता है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 31.5। इसको आप सिंपलीफाई करते ऐसे भी कर सकते हैं कि जो रूट अंडर है 21 को काट बदल सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 7, एक ऑलरेडी 7 है, इसको मैंने 43 पार्टे, 2 पार्टे बांटता हूँ, 5 इंटू 0.3 इंटू क्या 0.5। ऐसे नहीं करोगे, 3 से तो 3 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे जो 0.5 है इसको मैं यदि बाय 10 कर दूं तो यहाँ पे आप इसको 45 को भी फिर 5 इंटू 9 कर सकते हैं, यहाँ से 9 से एक और 3 आ जाएगा, 5 से जो 45 एक और 5 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे रूट 10 बाहर आएगा, तो इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं, तभी भी आपका इतना ही आएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सिंपल ही क्वेश्चन था, जस्ट थोड़ा आपका कैलकुलेशन था इसमें। यानी आगे चलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 31.5 हो जा रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 13, 14, 15 आपका एक ट्रायंगल का साइड है, 13, 14, मैं 15 मानता हूँ। तो बोला कि जो लेंथ है आपका स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड का कितना होगा। स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड जो होगा कितना, किस पे होगा, लॉन्गेस्ट साइड पे स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड होता है। सिंपल आप इसका 13, 14, 15 से निकाल लीजिए एरिया, वही उसी प्रोसेस से रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए से, और फिर जो आप निकालिएगा 13, 14, 15 का, तो वहीं से ही पेरीमीटर कितना हो जाएगा बताइए, 21 आ जाएगा। सम करने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं, और वहीं जब एरिया निकालेगा तो रूट अंडर 21, फिर 21 माइनस 13, सबसे आपका आ गया 8, फिर 21 माइनस 14 तो 7, और 21 माइनस जो है आपका 15 तो 6 आ गया। तो फिर से मत कीजिएगा, तो इसको ब्रेक डाउन कीजिए, 7 इंटू 3 हो गया यहाँ से, 4 इंटू 2 हो गया यहाँ से 8, 7 को 7 रखिए और यहाँ पे 2 इंटू 3 कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका 7 एक बाहर आ गया, 3 दूसरा बाहर आ गया, और आपका 2 2 जा 4, अब 4 आ गया, तो आपका हो गया 84। एरिया हो गया 84। वो जानते हैं कि जो इस तरह से भी एरिया निकाल सकते हैं कि 1/2 बेस, और क्या जो उस पे जो हाइट है परपेंडिकुलर हाइट एच इक्वल टू 84। सिंपल हो गया, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि 84 इंटू 2/15, तो अभी आपका आंसर कट कुट के आ जाएगा 11.2, बी आंसर। चलिए आगे चलते हैं। जो यहाँ पे आपका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है सर्कल का बोना एक्सीड करता है डायमीटर से 16.8, तो डायमीटर कितना होगा सर्कल का, तो सर्कमफ्रेंस जो है वो डायमीटर से एक्सीड किया 6। ये सब एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसको सिंपलीफाई भी आराम तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं है। मुंह से सिंपल आप आंसर मार सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट आप पेन पकड़ रहा हूँ, नहीं तो इसमें कुछ दम है नहीं। माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 15/7 तो 168 पॉइंट में, तो सब कट कर दीजिए,
यहाँ पे 8.2 हो जाएगा, आर निकल जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद 11.2 आपका नहीं, ये जो 15 हो गया इसको 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 इंटू 8.2 बाई आपका 7 कीजिएगा तो आपका आंसर बन के आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर बन जाएगा 7.64। अब सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। तो 55 का जो आंसर आपको हो गया सी नहीं बी आ जाएगा 6.42। तो कर लीजिए, इसमें कुछ दम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि जो मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 3:3√5 है। जब उसका जो ए बी साइड है उसको डबल कर दिया, मैं इसको मानना ए बी मान लेता हूँ, इसको वाई मानता हूँ। जब इसका डबल कर दिया गया और इसको जब ट्रिपल कर दिया गया 3 टाइम्स, तो ये जो हो गया मेरा 15 हो गया। इतना से बढ़ के ये इतना हो गया। सिंपल यहाँ बोलूँ तो यहाँ पे x² + y² जो है इसको पाइथागोरस थ्योरम लिखे, इसका स्क्वायर कितना हो गया 45। इससे लिखे 4x² + 3y 9sy² टू कितना 225। अब इसको या तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करने से 180 हो जाएगा। इसमें इसको माइनस कर देते तो यहाँ पे बचेगा 5y² = 45। तो y आ गया आपका 5 से कटने से 9 आएगा, तो 9 से कटने से 3 आ जाएगा, प्लस माइनस 3 आएगा। बट माइनस 3 तो हो नहीं पाएगी क्योंकि y एक लेंथ कंपोनेंट है और लेंथ कंपोनेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए +3 आ गया। y +3 आने से पुट कर दीजिए इसमें, यहाँ पे x² + y² 45 था, तो y3 आने से पुट कीजिएगा तो 9 आएगा। 45 - 9 जब जाएगा तो 36 हो जाएगा, x² 36 हो गया, तो x हो गया आपका 6। तो x6 ये आपका 3, तो x6 हो गया, y3 हो गया। तो बनाया कि a + b a + bc कितना था, यही a b था मेरा, यही bc था, तो हो गया 9। 6 + 3 9। सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें दम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि रिलेशन जो है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, एक सर्कल है 2 सर्कल है, इसके बीच में जो रीजन है उसका एरिया निकालना है। जब जो फर्स्ट सर्कल का जो बड़ा कॉर्ड है सेकंड का टेंजेंट बन जा रहा है, और जो टेंजेंट का लेंथ है वो क्या है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको ये जो एरिया है उसका एरिया निकालना है, रीजन बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखिए ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसमें सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि ये जो मेरा एरिया आया तो इसका जो मेरा पर्पेंडिकुलर डालूंगा तो इसका एक मेरा 14 है, तो ये आपको पता होगा 7 में डिवाइड हो जाता है। 7 होने से इसका यदि स्मॉल आर मानूं तो ये भी स्मॉल आर है, और एक कंप्लीट का बोलूं कैपिटल आर रेडियस, तो कंसेंट्रिक सर्कल का रेडियस एरिया कितना होगा πr² - πr²। पाई कॉमन आर कैपिटल माइनस स्मॉल का जो r² इसका टर्म है अलग कर दिए। आप देख सकते हैं ये जो कंप्लीट r² है कैपिटल r² माइनस स्मॉल r² ही मेरा क्या है 7 का स्क्वायर है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको लिख सकते हैं क्या 7 का स्क्वायर ही मेरा क्या है इन दोनों का, जो r² है यहाँ से मेरा, और इसका जो -r² है वही के मेरा 7² है बाय पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल हो गया 22/7 7 का स्क्वायर, तो 22 से बन जाए 154, आंसर डी। तो इसका सिंपल फॉर्मूला हो जाता है कि यदि आपका
एक का जो कॉर्ड है दूसरे का टेंजेंट बन जा रहा है, तो सिंपल है, पाई से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके कॉर्ड के हाफ के लेंथ को, उसके स्क्वायर के फॉर्म बनने की बात करता है। चलिए आगे चलते हैं। जो पेंडुलम का विंग्स है वो आपका दिया हुआ है कितना, एक एंगल बनाता है 9 डिग्री एंगल बनाता है। एक पेंडुलम है जो वो स्विंग करता है तो 9 डिग्री एंगल बनाता है सेंटर पे, और जो आर्क लेंथ हो जाता है वो 14.3 होता है, 14.3 सेंटीमीटर ये आर्क लेंथ हो जाता है। तो बोलना है कि लेंथ हो तो पेंडुलम क्या होगा, मतलब ये लेंथ निकालना है कितना होगा। तो सिंपल सिंपल है, आपको इसमें कुछ है नहीं, जो कीजिएगा आप, तो आप जान सकते हैं कि जो ये आर्क लेंथ है वो कैसे निकाल सकते हैं कि 14.3 जो है एक्चुअली किसके बराबर होगा, 9 डिग्री है टोटल, ये इसको थीटा करते हैं अभी के लिए, और कंप्लीट क्या 360 होता है। तो मेरा इस पार्ट का मेरा जो है एंगुलर कंपोनेंट का रेशियो निकल गया, और इसको यदि मैं 2πr से मल्टीप्लाई कर दूं जो एक सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है, तो फ्रैक्शन एंगल है ये, 2πr से सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करके तो फ्रैक्शन पोर्शन आ गया उसका इस एंगल के लिए, मतलब क्या, सर्कमफ्रेंस का जो फ्रैक्शन पोर्शन आ गया इस एंगल के लिए जो मेरा 14.3 के बराबर है। तो 14.3 रख दिए यहाँ पे आपका 9 रख दें, यहाँ पे 360 रख दें, 2πr रख दें यहाँ पे, आर तो आपका दिया हुआ है कितना, तो वही निकालना है। तो सिंपली इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 40, 2 से 20 हो गया, 10 आ जाएगा, 11 आ गया यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 14.3 इंटू 10 बाय 11 इस तरह से आ आएगा। जो आप इसको यहाँ पे 7 भी है, फोर्टी हो गया, और यहाँ पे आपका 7 जो यहाँ पे 70 इंटू 7 कर दीजिए तो यहाँ पे जो आपका जाएगा 91, सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो 91 आ गया आपका, तो आंसर हो गया बी। इसमें भी कोई दम नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग कुछ एक के बाद एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के बाद सिंपल क्वेश्चन ही देख रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ एक ब्रिज है, ब्रिज का जो बोला गया आर्क है और जो ब्रिज का स्पैन है वो कितना है, 40 मीटर है। ये जो मेरा 40 मीटर दिया हुआ है, पूरा एक पॉइंट है, 40 मीटर हो गया, और यहाँ पे जो हाइट है ब्रिज का, इस ब्रिज के मिडन का वो कितना है, मेरा टोटल कितना है, 8 है। ठीक है, 8 है तो है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ब्रिज, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, अपने सर्कुलर जो आर्क है, रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या, ये लेंथ कितना होगा। तो 40 है तो पता आपको ये 20 होगा। यदि मैं इसको इसी को यदि कंप्लीट 8 है, यदि इसको मैं 8 पकड़ूं तो ये मेरा क्या होगा, r-8 हो जाएगा। तो ये 20 हो गया, ये r-8 है। तो हमको इस तरह से फाइंड आउट करना है। तो मैं इस तरह से बोलूं कि यदि ये, इसको मैं मानता हूं कि ये O है, इसको मान लीजिए A है, और इसको मानते हैं B है, तो ओ ए बी बताइए कितना होगा। ओ ए बी में हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो बन के आ जाएगा, ये जो मेरा r है जिसको मैं इसको बोल दूं r, तो r स्क्वायर जो होगा मेरा वो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस
ये r-8 है, कंप्लीट 8 है, ये r है, ये भी r है। ये r है, ये r है, और ये जो मेरा पार्ट है वो लगी 8। तो ये कितना हो गया मेरा r-8। इस तरह से मेरा r-8 का जो होल स्क्वायर हो गया। ऐसे बार आप निकाल लीजिए। यहाँ पे आर स्क्वायर डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, 400 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे जब इसको फाइंड आउट कीजिएगा तो आर स्क्वायर 64 आ जाएगा प्लस में, और माइनस 16r। इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आर से कैंसिल, और 64 जब ऐड कीजिएगा तो 464, और यहाँ पे आर आ जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना हो गया 464 बार आपका 16 डिवाइड कर दीजिए तो आपका कट के आ जाएगा 29। तो रेडियस होगा 29। क्वेश्चन में क्या बोलना है, रेडियस निकालना है, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो यही होता है। तो 29 हो जाएगा। तो आंसर हो गया सी। इस तरह सभी क्वेश्चन है। आगे चल लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला गया है कि ए बी सी 3 साइडेड है राइट एंगल ट्रायंगल का, और ए बी सी जो इस तरफ से है, तो बताना है कि एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो। हम इसके लिए सिंपल तरीका यूज करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं 3 जो है 4 है और 5 जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है। तो हम इसी को यूज करेंगे। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मान लेते हैं। नहीं, इसको उलट देते हैं। क्या हो 3 जो 5 हो गया, 4 हो गया और 3 हो गया। मैंने यहाँ पे ए बी सी का काम करेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये राइट हैंड ट्रायंगल का ट्रिपलेट है भी, अब पता ही है आपको। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है, राइट हैंड ट्रायंगल हो गया। पुट करता हूँ मैं, एक जगह ए प्लस बी प्लस सी है तो कितना हो गया 5 4 9 12। ए प्लस बी 5 4 9 माइनस 3 6। फिर ए माइनस बी 5 प्लस 3 8 माइनस 4 5 माइनस 7 तो हो गया -2। तो खोज लीजिए। तो पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग उसको आप ऑप्शन चेक करते हैं। 4 हो गया, बी कितना है बताइए, बी आपका हो गया 4 का स्क्वायर इंटू क्या सी का स्क्वायर। एक्चुअली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लिख ही देते हैं। 4 यहाँ पे आ गया, बी का स्क्वायर, बी हो गया आपका 4 का स्क्वायर और इंटू सी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो यहाँ प्लस बड़ा तो होगा नहीं कि माइनस का टर्म आ जा रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पे आप। यहाँ पे तो माइनस वाला टर्म चेक करते हैं। यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पे एक है, तो इसको हम लोग चाहेंगे कि इसमें ब्रेक डाउन करना है। तो देखिए हम लोग इसको 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 6 को लिख दिया 2 इंटू 3, 4 को देखिए 4 ही रख देते हैं, और यहाँ पे 2 को रख दिए, आगे माइनस रख दिए, 2 को रख दिया 2। तो हमको 4 3 टाइम्स लिखना है, 1 2 और यहाँ पे 2, 3 हो गया। 4 हो गया मेरा टोटल 3, और एक बार जो हो गया 3 का स्क्वायर, तो मेरा आ गया। देख पा रहे हैं माइनस साइन भी है, तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। आप अब कोई भी आंसर चेक कर लें, वो कभी मैच नहीं करेगा कि मैंने ए बी का जो है डिफरेंट वैल्यू लिया था, तो हमें आंसर ये डिफरेंट ही आएगा। नहीं है आंसर, तो हो गया मेरा आंसर बी। इस तरह से कर सकते हैं आप सिंपल तरीके से। इधर कुछ बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। जितना बुद्धि लगाइएगा, एग्जाम में क्या होता है कि आप क्वेश्चंस को जल्दी मार्क करना है, कितना आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं वही मैटर करता है। फास्ट में टाइम इज द मेन फैक्टर ओवर देयर, सो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। 64 में बोला गया है कि जो x का जो क्यूब रूट है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ y के। इससे आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे यदि मैं इसको x की पावर 1/3 लिख दूँ
यहाँ पे एक के रख दूं और यहाँ पे मैं एक बाय कर दूं y1/2। तो अब के का बोना एक्स का वैल्यू पुट करने बोना है 8 है। जब एक्स का वैल्यू 8 है तो यहाँ पे 1/3 के रख सकते हैं और y का वैल्यू क्या रहा 3 आ रहा है। तो अब निकाल सकते हैं यहाँ पे इसका आगे तो वैल्यू 2 हो गया, तो यहाँ पे √3 हो गया। तो के का वैल्यू कितना आ गया 2/3। इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पे के का वैल्यू की 2√3 हो गया 2√3/y का हाफ पावर। तो वो ना यदि y का वैल्यू इतना हो तो x का इतना होगा। सिंपल है। y का वैल्यू रखते हैं मैं यहाँ पे 3/1/3 और 1/2 ऑलरेडी है तो 1/6 हो जाएगा। x 1/3 है, देख सकते हैं यहाँ से आप, और 2√3 तो ऑलरेडी है। तो फाइनली आपका ऐसा कुछ आ गया है कि x का जो पावर है 1/3 इक्वल टू 2√3/√3 का पावर 1/6। इसको मैं फर्दर लिखता हूँ इस तरह से, तो x का पावर 1/3 हो गया, 2 तो है ही, यहाँ पे 3 का पावर रूट का मीनिंग क्या 1/2 हो गया, यहाँ पर 1/3 है तो 1/2 से 1/3 माइनस हो जाएगा, को पता है 1/6 माइनस हो जाएगा, को पता ही है कि सेम बेस में क्या होता है पावर, जब नंबर डिवाइड में होता है सेम बेस में जो पावर होता है पावर माइनस हो जाता है। तो 2 × 3 का पावर 6 - 2 हो गया आपका 4/6 मीन्स इसको थोड़ा पीछे जाते हैं। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो बस 6 है यहाँ पे x के बराबर 1/3 जो है इसको मैं दोनों साइड का क्यूब कर दूंगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप कि जब इसको आप दोनों साइड क्यूब करते हैं तो यहाँ पे मेरा आता है 8, यहाँ पे जब मेरा 3 है इसका क्यूब करने से 3 आ गया तो 24 आ जाता, तो मेरा आ गया C। तो वैल्यू पुट करना है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दिए हुए हमें, तो 64 का जो आंसर हो जा रहा है इस तरह से आ जा रहा है C बन के आ जा रहा है।